दोस्तों, विपक्ष एसआईआर पर खुलकर चर्चा करना चाहता है, लेकिन सरकार है कि एसआईआर पर कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि एसआईआर लोकतंत्र पर हमला है, लेकिन सरकार मौन बैठी है। दोस्तों, लिहाजा ये हुआ कि आज सदन में गौरव गोगोई समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता वेल में उतर गए। उसके बाद स्टॉप एसआईआर की तख्तियां लहराने लगे, लेकिन उस पर भी सरकार को कुछ होश नहीं आया। उसके बाद स्पीकर तमतमा गए, जल्ला गए, उनकी जल्लाहट भी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद हमेशा की तरह संसद स्थगित कर दी गई। संसद शुरू होते ही 10 मिनट के बाद संसद स्थगित। उसके बाद 11, 12, 1 और उसके बाद 2:05 पर फिर से संसद शुरू हुई तो स्पीकर साहब ने रख दी शर्त कि भैया ऑपरेशन सिंदूर पर ही चर्चा करनी है और कोई बात हम सुनेंगे ही नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर पर भी जब बात होनी शुरू हुई तो सरकार वही रटे रटाई कहानी सुनाती हुई नजर आई। तो आखिर विपक्ष के सवालों से सरकार इतना क्यों भाग रही है? एसआईआर में आखिर ऐसा कौन सा भूत है जिसको देखकर सरकार भागी भागी फिर रही है? इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत सर हैं। रविकांत सर, बिना देर किए आज मैंने शुरुआत में सब कुछ बता ही दिया एकदम खुले शब्दों में कि आज हुआ क्या संसद में। क्या हो गया भैया? सरकार भागी भागी फिर रही है एसआईआर के नाम से। देखिए प्रज्ञा जी, ये मोदी जी को मालूम है कि अगर एसआईआर नहीं हुआ और चुनाव आयोग का खेल नहीं हो पाया तो बिहार हाथ से निकल जाएगा। और बिहार तक ही मामला सीमित नहीं है। बिहार अगर हाथ से निकला तो फिर दिल्ली बचेगी क्या? चंद्रबाबू नायडू से लेकर के और नीतीश कुमार तक इस समय ये तो बैसाखियां मोदी जी की हिल रही हैं, डिग रही हैं। और इसीलिए बेचैनी है कि किसी भी तरीके से कुछ भी तिकड़म करना पड़े, लोकतंत्र रहे या जाए। लोगों की नजर में आप तानाशाह कहे जाएं या ना कहे जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष चाहे संसद में हंगामा करे या सड़क पर उतर आए, लेकिन हम चुनाव तो उसी तरह से लड़ेंगे जैसे चुनाव आयोग कहेगा। माने चुनाव आयोग जो करेगा। और चुनाव आयोग क्या करेगा ये सबको मालूम है कि चुनाव आयोग को निर्देश कहां से आ रहे हैं। तो असल में बिहार चुनाव बीजेपी को हारते हुए दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए वोट घटाने से लेकर के वोट बढ़ाने तक का जो खेल चल रहा है। अब उसमें देखिए प्रज्ञा जी, कहा जा रहा है कि करीब 55 लाख वोट काटे जाएंगे, कट जाएंगे और कुछ लाख वोट बढ़ जाएंगे। किन लोगों के? जो लोग अब जीवित नहीं हैं, जो मर गए हैं, वो वोट बढ़ेंगे। और बाकायदा वो आपने देखा होगा एक वीडियो जिसमें मरे हुए लोगों का सिग्नेचर कर रहे थे भी ये लोग। और हो ये क्यों रहा है? क्योंकि मरे हुए लोगों से इनको सरकार अपनी जिंदा रखना है, इसलिए मरे हुए लोगों के वोट बनेंगे। यही पैटर्न महाराष्ट्र में था, यही पैटर्न कर्नाटक में कहा जा रहा है कि 52 लाख लोगों का नाम कट जाएगा। तो जब इतने नाम कट जाएंगे तो ये तो वही नाम होंगे ना जिन्होंने भाजपा को जिताया है, जो भाजपा के वोटर हैं, उनकी वजह से आज सरकार। और अभी कितना समय हुआ? अभी तो साल भर नहीं हुआ है ना। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में यही वोटर थे जो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए गए। बिल्कुल। तो अब ये फर्जी कैसे हो गए? यही तो सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि ये वोटर फर्जी कैसे हो गए। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि चुनाव आयोग को नागरिकता चेक करने का कोई अधिकार नहीं है, नागरिकता निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर ये क्यों हो रहा है? एक तीसरी बात, हमने तो आज तक यही सुना था कि लोकतंत्र में लोगों का जो मताधिकार है उसको बढ़ाया जाए, जो लोग छूट रहे हैं उनको भी शामिल किया जाए। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन से लेकर के और अभी तक के योगेश कुमार तक, ये सब क्या है, किसके लिए था? कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे वोट बढ़ाए जाएं। अब पहली बार हम लोग सुन रहे हैं कि साहब वोट घटाए जा रहे हैं खुले तौर पर। तो ये मैंने एक दिन और कहा था आपके यहाँ कि दरअसल अब ये चूंकि जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है, तो ये जनता चुन रहे हैं अपनी, जो जनता इनको चुनाव जिताए उस जनता को चुन रहे हैं और वो जनता इनको चुनेगी। ये हो रहा है लोकतंत्र। जबकि लोकतंत्र का मतलब
अगर लोग आपको पसंद करेंगे तो डर काहे का, आइए मैदान में ना। मोदी जी तो क्या है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। जी। और उसके एक से एक प्रवक्ता, एक से एक बड़े बड़े नेता, योगी आदित्यनाथ जैसे। तब डर काहे का है भाई। संसद तो इसीलिए होती है ना कि विपक्ष सवाल उठाएगा और सरकार को जवाब देना होगा। तमाम जो आपसी मन में सवाल जवाब होंगे वो एक बार में क्लियर हो जाएंगे, जनता के सामने चीजें आ जाएंगी, अच्छे मुद्दों को उठाया जाएगा, महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई सफल चर्चा होगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सवाल पूछना चाहता है, चर्चा करना चाहता है, लेकिन सरकार नहीं तैयार है। अरे चुनाव आयोग तो नहीं तैयार हो, चुनाव आयोग बात नहीं करना चाहता, समझ में आता है। भाजपा सरकार को क्या दिक्कत है, उनको सिर्फ सुनना ही तो है कि विपक्ष क्या क्या रहा है। अरे सुन लीजिए, करते तो आप हमेशा अपने मन की है ना। नहीं, जब सुनेंगे तो क्या निकल के आएगा। आज एक आपने प्रमाण पत्र देखा होगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और उसमें क्या है, डॉग बाबू का बना हुआ है निवास प्रमाण पत्र जी। एक कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र घूम रहा है। तब सोचिए कि बिहार में क्या हो सकता है। इसी तरह से फर्जी लोगों के वोट बढ़ रहे हैं, और जो असल में वोटर है, कौन वोटर, जो इस सरकार को जिताना नहीं चाहते, हराना चाहते हैं, जो नाराज है, नौजवान जिसको नौकरी चाहिए वो तेजस्वी यादव को पसंद कर रहा है, जो दलित है वो बीजेपी की सरकार को हटाना चाहता है, जो दशरथ मांझी को मानने वाले लोग हैं वो राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। तो अब इनकी समस्या ये है कि मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, ये वोट तो इनके हाथ से खिसक रहा है। एक सर्वे और आया इन दिनों कि 87% लोग मोदी जी को हटाना चाहते हैं। अब समझ सकते हैं आप, 87% लोग नापसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में अब 13% लोगों पर आप चुनाव कैसे जीतेंगे। तो फिर आप वोट डिलीशन करिए, वोट एडिशन करिए, और इस पर चर्चा हो नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि संसद होती है चर्चा के लिए जी। 3 सत्र होते हैं साल में, और इसके लिए होते हैं कि सरकार की यहां पर आलोचना हो, सरकार की प्रशंसा हो अगर अच्छा काम किया है, और जहां पर सरकार गड़बड़ कर रही है तो उसे इस पार्लियामेंट के भीतर ला करके दुरुस्त किया जाए। और इसी पार्लियामेंट को असली जनता के सवालों का, संवाद का केंद्र माना जाता है। जनता के असली सवाल यही होते हैं। तो आप लोकतंत्र को अगर मानते हैं, और मोदी जी तो कहते हैं कि हम लोग लोकतंत्र की जननी है, मां है लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र की मां है और पार्लियामेंट से आप भाग रहे हैं। मोदी जी पहले विलायत चले गए, फिर मालदीव चले गए, लौट कर क्या है तो अभी तक नहीं पहुंचे। चर्चा किस पर होगी, ऑपरेशन सिंदूर पर, और उसमें भी बिल्कुल तय है कि ये सवाल आप नहीं पूछेंगे कि आतंकवादी कहां गए, ये सवाल आप नहीं पूछेंगे कि उसमें भारतीय सेना ने जो हमला किया था हमें कितना नुकसान हुआ। भारत की सेना में ने जो सवाल उठाए थे, और जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं, 24 बार ट्रंप कह चुके हैं कि हमारी धमकी से सीज फायर हुआ, तो सीज फायर क्यों किया, ये सवाल आप नहीं पूछेंगे। केवल आप मोदी जी का स्तुति गान कर सकते हैं। अगर तो आपको चर्चा का मतलब क्या हुआ भाई, आपने चर्चा की, चलिए आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, उसमें कोई आप जवाब दे ही नहीं रहे हैं। जो मोदी जी अपने भाषण में गाथा गाते हैं वही गाथा आप यहाँ पर खड़े होकर गा रहे हैं। तो विपक्ष के सवालों का मतलब क्या हुआ, अब करना क्या चाहते थे, वाहवाही सुनने के लिए केवल संसद सत्र रखा था क्या? ये एक्चुअली अब चूंकि संसद के सत्र तो होते हैं, संवैधानिक हैं, तो उनको तो ये खत्म कर नहीं सकते। असलियत ये है कि ये सरकार चाहती है कि संसद के सत्र ही न चले, इसलिए ये बराबर बाधित करते हैं। कौन बाधित करता है, एक दौर था अटल बिहारी वाजपेयी का दौर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, हमारी नहीं, हम तो जनता के सवाल उठा रहे हैं। आज अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, तो क्यों संसद बाधित हो रही है, क्यों आप बहस नहीं करवाएंगे। ये लोकतंत्र वो भी रहा है जिसमें विपक्ष का कोई व्यक्ति सीधे सवाल करता था प्रधानमंत्री पर, और वो सबको मालूम है कि चाइना युद्ध के बाद लोहिया ने तो यहां तक कह दिया था नेहरू से कि आपके सिर पर बाल नहीं है तो क्या हम इसको माने कि महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि जो गया है, जो जमीन गई है वो उपजाऊ नहीं है, वो रेगिस्तान है, यहां तक बहस होती थी, और नेहरू उसको बड़े विनम्रता से सुनते थे, सीखते थे, सबक लेते थे। लेकिन अब क्या है, आपका एक ही काम है, अगर आप भक्ति भाव से मोदी जी की तारीफ करेंगे तब तो ठीक है, अदरवाइज
आपकी आवाज ही नहीं जाएगी। और जी अभी धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ, यहां तो साहब जा ही नहीं रहा कुछ भी रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड में नहीं जाने दिया जाएगा। क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? ताकि आने वाले जो नस्लें हैं, आने वाली जो पुश्तें हैं, वो रिसर्च करके ये ना बता सके कि मोदी जी के टाइम पर क्या हो रहा था। जी माने मोदी तो केवल महामानव बना दीजिए, नॉन बायोलॉजिकल बना दीजिए, लेकिन मोदी के समय पर देश का कितना नुकसान हुआ। 5-5 जेट गिरे, ट्रंप जी ने कहा कि हमने सीज फायर धमकी देकर के करवाया, तो ये सवाल नहीं उठे, ये शब्द ही नहीं जाना चाहिए कि मोदी जी जी ने सीज फायर ट्रंप के दबाव में किया, इसलिए आप बोलने ही नहीं देंगे विपक्ष को। तो विपक्ष क्या करेगा? वहां आपकी आरती उतारेगा, विपक्ष बेल में जाएगा। ये उसका राइट है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो जनता के सवालों को उठाए। हमारे आपके मन में, पत्रकारों से लेकर के सामान्य लोगों के मन में ये सवाल है कि साहब पुलवामा पर क्या हुआ, या एसआईआर क्यों आया? बिल्कुल बिहार के 71% दलित ये कह रहे हैं कि हमारा वोट कट सकता है, ये सर्वे जी है। तो जहां 70% लोग, 60% लोग इस संकट में हो कि उन्हें ये लगता हो कि हमारा वोट काट दिया जाएगा, तो क्या उस विषय पर बात नहीं होगी? फिर काहे की डेमोक्रेसी है? हम्म फिर तो आप तानाशाही शुरू कर दीजिए ना। ये अघोषित आपातकाल चल रहा है और मोदी जी तानाशाह की तरह पूरे संसद को चला रहे हैं, वही निर्देशित कर रहे हैं। चुनाव आयोग उनके अच्छा, आज निर्देश पर संसद काम में कर रहा जिस है। तरह का आपा खोते हुए स्पीकर साहब दिखाई दे, ओम बिरला ने जिस तरीके से अखिलेश यादव को सर्वदलीय बैठक का जो पाठ सिखाया, ज्ञान बताया, राहुल गांधी को बोला कि आप समझा कर लाया करिए, तो ये सब चीजें जिस तरह की भाषा ओम बिरला इस्तेमाल कर रहे थे, क्या वो अमित शाह या नरेंद्र मोदी के लिए करते कभी? उनकी हिम्मत नहीं है, वहां हम्म तो एक शब्द नहीं निकलेगा। और इनको ये टास्क दिया जाता है बाकायदा कि आप विपक्ष के नेताओं पर इस तरह का कोई कमेंट करें ताकि जनता की नजर में वो हम्म बिल्कुल हल्के लोग महसूस हों, जी उनको लोग गंभीरता से न लें। लेकिन आपके करने से नहीं होता है ना। आज राहुल गांधी को पूरा देश गंभीरता से ले रहा है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लोग गंभीरता से ले रहे हैं, तो आप हम्म करते रहिए, उनको कुछ भी कहते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? और ओम हम्म बिरला को कौन नहीं जानता है कि ओम बिरला उस पद पर बैठ करके क्या कर रहे हैं? लगातार वो लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। जब आप विपक्ष की आवाज दबाते हैं, और ओम बिरला पर क्या क्या आरोप है कि आप माइक हटवा देते हैं, जी माइक बंद कर देते हैं, कैमरा हट जाता है जैसे विपक्ष का व्यक्ति ये तो बोलता सर है। गनीमत है कि अभी जो है बैसाखियों पर सरकार है, वरना सांसदों को बाहर मार्शलों से फिकवा देना और माइक बंद कर देना, आवाज बंद कर देना, सस्पेंड कर देना, हाँ, ये तो चलता ही ये रहा तो है। बहुत आसान था। और ओम बिरला इसके लिए कुख्यात है। जी जब भविष्य में लोकसभा अध्यक्ष के नाम लिखे जाएंगे तो ओम बिरला का क्या नाम जाएगा कि आप लोकतंत्र को बना रहे थे। और इस कुर्सी पर कौन कौन लोग बैठे हैं? बड़े बड़े महान लोग, जिन्होंने जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष बने उन्होंने छोड़ दी अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता, और वो असल में संविधान के अनुसार काम कर रहे थे। तो आज भी जब उनका नाम आता है तो लोग बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। और ओम बिरला को लोग जानते हैं कि ओम बिरला क्या कर रहे हैं, ओम बिरला कैसे विपक्ष को एक शब्द नहीं बोलने दे रहे हैं, और मोदी जी के सामने कैसे बैठते हैं भक्ति भाव से कि हे प्रभु, बस आप ही हैं सारी दुनिया में। बीच में कहीं टोकने की हिम्मत जाती है कभी? और वो सांसद आपने देखा होगा जो गालियां बक रहा था एक मुस्लिम सांसद को, और ओम बिरला साहब बैठे हुए थे, कभी वो सवाल उठे? हम्म चाहे जो बोलता रहे, बीजेपी का सांसद किसी भी भाषा में बोले, लेकिन उसे नहीं टोका जाएगा। और यहां जनता के सवालों को उठाने वाले विपक्ष के किसी भी सांसद को, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन ही क्यों ना हो, उसका आप मजाक बनाते हैं। ये संविधान ने तो आपको अधिकार नहीं दिया, लेकिन चूंकि आपको ये दिया गया है, यही काम ही दिया गया है कि आप जी विपक्ष के एक भी सवाल को जाने ही नहीं देंगे, बार बार आप सदन को स्थगित कर देंगे। माने लोकतंत्र को पूरी तरीके से आप डाइल्यूट करने पर लगे हुए हैं। और ये बताता है कि ये सरकार कितनी डरी हुई है, और ना बिहार में ये सामना कर पा रहे लोगों का, और ना ही विपक्ष का ये पार्लियामेंट के भीतर सामना कर पा रहे। तो कल को विपक्ष क्या करेगा? वो जो राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, ये आवारा संसद में आप तब्दील कर रहे हैं। अब वो सारे सांसद सड़क पर हैं, वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एसआईआर को कूड़ेदान में उन्होंने फेंका, लेकिन फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप बहस करवा सके? भाई चुनाव आयोग अच्छा, कौन है? इनकी चुनाव कथनी आयोग करने दीजिए। में कितना अंतर है उससे ये भी दिखता है कि जिस पीओके के नाम पर ये सत्ता में आए, जिसका मंजीरा ये बार बार बजाते रहे, आज जब पहलगाम के बाद
ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर पर इतनी सफल चर्चा होने की उम्मीद कर रही थी जनता की कोई सफल चर्चा होगी, उस पर ये कह रही है सरकार कि हमारी तो कोई लक्ष्य नहीं था किसी की जमीन लेने का, किसी की जमीन लेने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं था। अरे भैया, गौरव गोगोई ने तो सीधे पूछा कि अभी नहीं पीओके लोगे तो कब लोगे? मतलब तो आप तो जो तीर फेंक कर आ गए सरकार में वो सब झूठ था। पहले तो इंदिरा गांधी के लिए कह रहे थे, उसके पहले नेहरू जी के लिए कह रहे थे कि नेहरू जी ने पीओके क्यों नहीं लिया, वहां सीज फायर क्यों कर दिया, 1/3 क्यों कश्मीर बचा रह गया पाकिस्तान के पास, जब आपको मौका मिला। मुद्दा रहता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, और आज हाँ, कह रहे हैं कि वही हमारा मुद्दा ही नहीं था, हमारा लक्ष्य नहीं था जमीन लेने का। और कश्मीर को लेकर के ये लोग कितने अश्लील और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं प्रज्ञा जी। 370 को जब खत्म किया गया 35 को, उस समय हरियाणा के चुनाव थे ठीक उसके बाद, और हरियाणा के नेता बीजेपी की ये कह रहे थे कि हम कश्मीर से लड़कियां लेकर के आएंगे। ये बेहद निर्लज्ज लोग हैं और इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। ये बहुत महिला विरोधी, दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं जो संविधान को खत्म करके उसी तरह की मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। तो इनको वो शर्म हया तो आती नहीं है, महिलाओं पर टिप्पणी करना, किसानों को आतंकी कह देना। इनकी जबान पर कोई ताला तो है नहीं, क्योंकि ओम बिरला बैठे हैं, वो तो नहीं करेंगे कि ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। तो इन्हें किसी का भी चरित्र हरण करना, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, लेकिन बुनियादी सवाल नहीं होगा। अरे भाई, आपको मौका मिला था पीओ को लेने का, और मोदी मीडिया के एंकर तो वहां तक पहुंच गए थे। ये सवाल तो उस मीडिया उस वालों से भी बनता है कि आप इस्लामाबाद पहुंच गए थे, कराची पर हमला करवा दिया था, और अब क्या हुआ? मोदी जी ने सीज फायर कर दिया, और किसके दबाव में? ट्रंप के दबाव में। यही विपक्ष सवाल पूछेगा ना कि ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया, क्यों नहीं पीओ पर कब्जा कर लिया? सोची तो सरकार बड़ी थी कि विपक्ष बउआ है, लेकिन विपक्ष बड़ा कौवा निकला, एकदम टेढ़ी खीर निकला। जो सवाल दागे हैं आए बाएं देखने लगे तमाम नेता। आज राजनाथ सिंह ने ये जो बात कही कि आज हम सत्ता पक्ष में हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में रहेंगे, ये बात सरकारी एजेंसियां, अधिकारियां, चुनाव आयोग सब सुन रही होंगी सर। उनको क्या उनके दिल में क्या आएगा कि भैया हम तो सोच रहे हैं कि आप चिरकाल तक रहेंगे, आप तो अनंत हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही सब हैं, और आप तो कह रहे हैं कि आप रहेंगे नहीं, जरूरी नहीं कि आप कल हो। तब क्या होगा सर? राहुल गांधी की बात को पुख्ता कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी कहा, उसके पहले भी एक बार कह चुके हैं कि जो अधिकारी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं संविधान को ताक पर रख करके, वो सारे अधिकारियों के लिए नहीं कहा उन्होंने, लेकिन जो संविधान को ताक पर रख करके राजनीतिक नेतृत्व के सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो ये क्या भूल रहे हैं कि ये सरकार जा सकती है और सत्ता बदलेगी तो फिर इनका क्या होगा? पूरा हिसाब किताब किया जाएगा। वही बात आज राजनाथ सिंह कह रहे हैं जी। तो फिर क्या होगा? इन चुनाव आयुक्तों का क्या होगा? फिर उनकी जवाबदेही तय होगी, और जब जवाबदेही तय होगी तब फिर ये कटघरे में खड़े होंगे। फिर आप नहीं कह पाएंगे कि मोदी जी ने कहा था हमसे, अमित शाह ने कहा था कि ये करने के लिए। फिर तो आपकी जिम्मेदारी होगी, जिसका सिग्नेचर होता है, जो फैसले लेता है, उसकी जिम्मेदारी तय होती है ना। जिसने कहा उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। तो ये अधिकारी आज कान खोल करके सुन ले, राजनाथ सिंह ने भी कह दिया है कि अगर आप गलत करेंगे और सरकार बदलेगी तो फिर आपका हिसाब किताब होगा। और बीजेपी ने ये मान लिया है, राजनाथ सिंह का ये बयान कहता है कि अब ये सत्ता जा रही है। और इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि बिहार केवल एक राज्य का मामला नहीं है, बिहार हाथ से गया तो फिर दिल्ली भी जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार को आप कहां एडजस्ट करेंगे, और चंद्रबाबू नायडू भी बहुत खुश नहीं है। आप इन दोनों को लोगों को कैसे एडजस्ट करेंगे? आप तो सोच रहे थे कि उद्धव ठाकरे हमारे साथ आ जाएंगे, तो राज ठाकरे के साथ मिलकर के वो लोग आ गए, एक साथ आ गए, दोनों भाई ताल ठोक रहे हैं इस समय। लेकिन नीतीश कुमार जी तो संसद में भी मोदी पुराण पढ़ रहे थे। कौन? नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार तो पढ़ेंगे। नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनना है, और अगर नरेंद्र मोदी ने उनको हटाने की भी कोशिश की तो मोदी ही चले जाएंगे, ये भी तय है बिहार से, तो सॉरी दिल्ली से। तो नीतीश कुमार के बारे में लोगों का कहना है, अभी उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सवाल हो रहे थे जी, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि बाकी लोग 24 घंटा राजनीति करें, नीतीश कुमार सिर्फ 2 घंटे राजनीति कर दे तो बराबर का है। नीतीश कुमार ने अभी हथियार नहीं डाले हैं,
उनके बेटे ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि मेरे पिता को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। जी। तो नरेंद्र मोदी अगर इस मुगालते में है कि नीतीश कुमार की जमीन खत्म कर देंगे उनके नेताओं को तोड़ करके, जी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल टास्क है। नीतीश कुमार को या तो आप उपराष्ट्रपति बनाएं, लेकिन क्या वो उपराष्ट्रपति के लिए तैयार होंगे? जिसके पास अभी बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका है, वो इतने आसानी से तो नहीं आएगा इधर। बिल्कुल। उसको निष्क्रिय व्यक्ति नहीं बनना है। और नीतीश कुमार की अगर कुर्सी जाएगी तो कुर्सी तो फिर मोदी जी की भी जाएगी। इसीलिए एसआईआर चल रहा है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो संसद में क्या कुछ चल रहा है हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं, और तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।